शून्य राशियां, यह एक नया शब्द आप सुन रहे होंगे। संभवतः कुछ शिक्षार्थी जानते भी होंगे, लेकिन सामान्यतः अधिकांश के लिए यह एक नया नाम होगा। शून्य राशियां, जीरो राशियां। जातक का किस तिथि में जन्म होता है, उसके आधार पर उसकी शून्य राशियां तय होती हैं। पहले हम ये जानें कि शून्य राशियां किस तिथि में कौन कौन सी होती हैं। तो पिछली क्लास में टेक्स्ट मैसेज में आपको ये दे दिया गया था, फिर भी मैं एक बार दोहरा देता हूं कि यदि किसी जातक का जन्म प्रतिपदा की तिथि में होता है, शुक्ल पक्ष की हो या कृष्ण पक्ष की हो, तो प्रतिपदा में जन्म लेने वाले जातक के लिए तुला और मकर शून्य राशियां होती हैं। यदि जन्म द्वितीया तिथि में होता है तो धनु और मीन राशियां उसके लिए शून्य राशि हैं। तृतीया में जन्म लेने वाले जातक के लिए सिंह राशि और मकर राशि। चतुर्थी में जन्म लेने वाले के लिए वृषभ राशि और कुंभ राशि। पंचमी तिथि में जन्म लेने वाले जातक के लिए मिथुन और कन्या, यानी दोनों बुध की राशियां। षष्ठी तिथि में जन्म लेने वाले जातक के लिए मेष और सिंह। सप्तमी तिथि में जन्म लेने वाले जातक के लिए कर्क और धनु। अष्टमी में जन्म लेने वाले जातक के लिए मिथुन और कन्या। नौवीं या दसवीं तिथि में जिनका जन्म होता है उनके लिए सिंह और वृश्चिक, ये शून्य राशियां होती हैं। एकादशी तिथि में जन्म लेने वाले जातक के लिए धनु और मीन। द्वादशी में जन्म लेने वाले जातक के लिए तुला और मकर। त्रयोदशी में जन्म लेने वाले जातक के लिए वृषभ राशि और सिंह राशि। और चतुर्दशी में जन्म लेने वाले जातक के लिए मिथुन, कन्या, धनु और मीन, चार राशियां शून्य राशियां होती हैं। तो हर तिथि में दो शून्य राशियां हुई, लेकिन चतुर्दशी तिथि में आपकी चारों द्विस्वभाव राशियां शून्य राशियां हो जाती हैं। पूर्णिमा अथवा अमावस्या को यदि किसी जातक का जन्म होता है, उसके लिए कोई शून्य राशि नहीं होती। शून्य राशि का विचार हम जातक की जन्म कुंडली में देखते हैं कि जिन भाव में हमारी शून्य राशियां आ जाती हैं, उन भावों के फल में सामान्यतः कमी आ जाती है, अथवा उन भावों के फल की प्राप्ति के लिए हमें अतिरिक्त परिश्रम या अतिरिक्त क्षमता, अतिरिक्त योग्यता की आवश्यकता होती है। उन भावों का फल हम सामान्य रूप से, सहज रूप से, सरलता से प्राप्त नहीं कर पाते हैं। उनके फलों में हमें बार बार बाधाएं आती हैं, परिवर्तन होते हैं और रुकावटें आती हैं। यदि उनका स्वामी उच्च भी हो तो अभी पर्याप्त या यथेष्ट फल नहीं मिल पाता। जैसे हम देखते हैं कि किसी जातक का जन्म प्रतिपदा में होता है और लग्न उसकी मकर बनती है और उसके दसम भाव में तुला राशि आती है, तो उसके शून्य राशियां लग्न में और दसम भाव में आ गई। अब इनमें शनि स्वयं तुला में बैठे अथवा मकर में बैठे तो वह शतक नामक पंच महापुरुष का योग बनाएगा। लेकिन उस जातक को शनि की दशा विशेष में भी शतक नामक पंच महापुरुष योग का प्रभाव अनुभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसकी लग्न और दशम दोनों भावों में शून्य राशि है। तो दशम भाव के
लिए उसे मान सम्मान, यश, प्रतिष्ठा और अपने कार्य व्यवसाय में अच्छी प्रगति के लिए यथेष्ट लाभ नहीं मिल पाता। उसे अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ता है और उसकी संभावना जो होनी चाहिए ग्रह के योग और बलाबल के अनुसार, उतना वह ग्रहण नहीं कर पाता, क्योंकि लग्न हमारी ग्रहण शक्ति है। लग्न भी दुर्बल हुई, लग्न में शून्य राशि आने के कारण लग्न दुर्बल हुई, हमें अवसर प्राप्त होते हैं, हम उन अवसरों का लाभ नहीं उठा पाते। हमारा शारीरिक स्वास्थ्य या शारीरिक पुष्टि बहुत उत्तम नहीं रह पाती यदि लग्न में शून्य राशि आती है। धन भाव में शून्य राशि आती है तो हमारा कोष संचय प्रभावित होता है। तृतीय में शून्य राशि पड़ती है, तृतीय भाव में, तो भाई बहनों से सुख में कमी अथवा उनसे विवाद, कलह आदि की संभावनाएं और छोटी छोटी यात्राओं में भी कष्ट की संभावनाएं बनती हैं। चतुर्थ भाव में यदि शून्य राशि आती है तो हमें भौतिक सुख संपत्ति या माता के सुख में बाधा हो सकती है। पंचम में यदि शून्य राशि आती है तो संतान विद्या प्रभावित हो सकती है। छठवें भाव में शून्य राशि आना ठीक है, क्योंकि छठवां भाव हमारा रोग का है, ऋण का है, तो उनकी हानि होगी। शत्रु का है तो हम योग्यता प्रतियोगिता में विजय प्राप्त करेंगे। सप्तम भाव में यदि हमारी शून्य राशि पड़ती है तो सप्तम भाव के फल प्रभावित होंगे। अष्टम भाव में शून्य राशि आना तो जो बाधाओं की हानि होना, गुप्त घात प्रतिघात की हानि होना। इसी प्रकार 12वें भाव में यदि पड़ती है तो व्यय की हानि होना, अनावश्यक व्यय हम नहीं कर पाएंगे और गुप्त शत्रुओं से हमें भय नहीं रह पाएगा। गुप्त शत्रु अपने षड्यंत्र रचते रहें लेकिन वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाते हैं। लेकिन यदि भाग्य भाव में या दशम भाव में या लाभ भाव में शून्य राशि आती हैं तो उन भावों के फल को प्रभावित करती हैं। नवम भाग्य में आती हैं तो हमारी लंबी यात्रा में कष्ट, विदेशियों से कष्ट और भाग्य में बार बार उतार चढ़ाव या बाधा की संभावनाएं बनती हैं। इसी प्रकार दशम में कार्य व्यवसाय का बार बार प्रभावित होना, परिवर्तित होना, एक कार्य व्यवसाय में मन लगाकर काम न करना और कार्य व्यवसाय से अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार लाभ की प्राप्ति न होना। वही स्थिति आती है लाभ भाव में। यदि शून्य राशि आती है तो हमें अपनी क्षमता के अनुसार जो हम कार्य करते हैं उसमें यथेष्ट लाभ नहीं हो पाता। बड़े भाई बहन के सुख में कमी हो सकती है और यदि बड़े भाई बहन होंगे भी तो उनसे हमें लाभ नहीं होता, सुख नहीं होता, या छोटे चाचा आदि के सुख में कमी रह सकती है। इसमें एक बात हमें और भी देखनी होती है कि यदि शून्य राशि का स्वामी शून्य राशि नहीं बैठ जाए तो स्थिति ज्यादा दुर्बल हो जाती है। शून्य राशि का स्वामी अपने से छठे, आठवें, 12वें बैठ जाए तो उसमें कुछ सामान्य रूप से कमी हो सकती है प्रभाव में, लेकिन शून्य राशि का प्रभाव व्यक्ति को झेलना ही पड़ेगा। केवल एक स्थिति में शून्य राशि का प्रभाव कम होता है कि यदि शून्य राशि का स्वामी उस भाव को या नवमेश उस भाव को या शुभ कारक बृहस्पति उस भाव को शुभ दृष्टि से अपनी शुभ राशि में, मित्र राशि में या उच्च राशि में बैठकर उसको देखे तो उस शून्य राशि का प्रभाव कुछ कम हो जाता है, समाप्त नहीं हो पाता। और शून्य राशि के बारे में यह सिद्धांत है, इस पर आप विचार करें। आपके पास अनेकों कुंडलियां होंगी, उनमें विचार करें। यह कोई थंब रूल नहीं है कि केवल शून्य राशि के आधार पर ही हम किसी एक भाव का निर्णय कर दें। उसके कारक का भी विचार हम करेंगे, कारक से भाव का विचार करेंगे, उसकी भावित का विचार करेंगी, उस भाव पर पड़ने वाली प्रभावों का विचार करेंगी। लेकिन इतना तो तय है कि शून्य राशि यदि किसी भाव में बैठती है तो उस भाव को कम या अधिक प्रभावित तो करेगी। तो इस प्रकार हम शून्य राशियों का विचार करें
और इसमें एक विशेष हम ध्यान रखें कि जिस जातक का जन्म जिस तिथि में हुआ है उसके आधार पर जो शून्य तिथियां बनती हैं, कम से कम इसका हम बहिष्कार कर सकते हैं अपने जीवन में कि उन शून्य तिथियों में चंद्रमा के होने पर हम कोई शुभ कार्य ना करें, क्योंकि उस कार्य का हमें लाभ नहीं होगा। जन्म होना हमारे हाथ में नहीं, ईश्वर ने जिस तिथि को हमारा जन्म तय किया है उसी तिथि में होगा और हुआ है, और हमारी शून्य राशियां तय हो गई हैं। लेकिन किसी कार्य को करने में हम शून्य तिथियों का बहिष्कार कर सकते हैं, शून्य तिथि को इग्नोर कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, और हमें उनसे बचना भी चाहिए क्योंकि वह हमारे हाथ में है। किसी शुभ कार्य को हम एक दिन आगे या पीछे कर सकते हैं। शून्य तिथि में शून्य राशि में यदि हमारा चंद्रमा है किसी भी जातक का, तो उसमें उसे किसी विवाह, गृह प्रवेश, गृह निर्माण और आपके जो भी शुभ कार्य हैं उनको करने की इजाजत हम ना दें, किसी को हम ऐसी सलाह ना दें। शून्य राशियों में शुभ कार्य ना करें जब शून्य राशियों में चंद्रमा का गोचर हो रहा हो। इस बात का विशेष ध्यान रखें।